जिसने करोड़ों कमाए उसी ने करोड़ों खोए और फिर ऐसा पलटा मारा कि खुद मिसाल बन गया। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये असली जिंदगी की फायर स्टोरी है जो आपको हिला देगी। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया तो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विजय सोनी को कोई नहीं जानता था जब वह दिल्ली के तंग गली में एक किराए के कमरे में अकेले रहा करता था। कमरे की छत टपकती थी, पंखा आवाज करता था और किराया तक देने में दिक्कत होती थी। पर आंखों में एक सपना था, बड़ा बनने का और तेज बनने का। वह उन लड़कों में से था जो अपने हालात से घृणा करते हैं और जो सपनों को सिर्फ देखते नहीं, निगल जाते हैं। विजय के पिता एक सरकारी बाबू थे, ईमानदार लेकिन बेहद साधारण। घर में जो संस्कार दिए गए थे वो ठीक वैसे ही थे जैसे हर मध्यवर्गीय घर में होते हैं। मेहनत करो, सच्चे रहो और भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन विजय को सच्चाई धीमी लगती थी। भगवान से ज्यादा उसे सिस्टम पर भरोसा था और मेहनत से पहले वो चतुराई को रखता था। कॉलेज के दिनों से ही वह शॉर्टकट में विश्वास करता था। नोट्स न पढ़ने के बजाय पेपर लीक करवाने की सोचता और बिजनेस कंपटीशन जीतने के लिए दूसरे ग्रुप्स की प्रेजेंटेशन चुराने से भी नहीं चूकता। पर उसके अंदर एक करिश्मा था, शब्दों की बाजीगरी, चेहरे पर नकली ईमानदारी और आंखों में विश्वास पैदा करने की कला। वह जहां जाता लोग उसे लीडर मान लेते। कॉलेज खत्म होते ही उसने एक छोटा डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टअप शुरू किया, डिजी हाइट्स। शुरू में क्लाइंट्स नहीं मिले, पर जैसे ही एक रियल एस्टेट कंपनी का एसईओ संभाला, उसका भाग्य बदलने लगा। वह एक ही चीज में विश्वास करता था, क्लाइंट को क्या चाहिए उससे ज्यादा दिखाओ। और इस दिखावे के लिए वह हर हद पार कर गया। डेटा को मैनिपुलेट करना, फेक ग्रोथ चार्ट बनाना, फर्जी रिव्यू डलवाना, ये सब उसके काम के हिस्से बन गए। 3 साल के अंदर विजय ने 2 ऑफिस खोल लिए। स्टाफ 50 से ऊपर हो गया। कारों की लाइन उसके बंगले के बाहर लगी रहती, मर्सिडीज, BMW, जैगुआर। पार्टीज में वह सबसे पहले खबर बनता और न्यूज चैनल उसे यंग अचीवर कहकर इंटरव्यू लेते। पर जो दिखता था वो था ही नहीं। नीचे की सच्चाई बदबू मारती थी। उसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी के IPO डेटा में हेरा फेरी करवाई और शेयर में नकली बूम करवा दिया। फिर उसी समय में अपनी कंपनी के जरिए करोड़ों का मुनाफा कमाया। टैक्स बचाने के लिए बोगस NGO बनवाई और फर्जी बिल्स से लाखों का पैसा डोनेशन के नाम पर इधर से उधर किया। जो भी ईमानदार कर्मचारी था वो या तो खुद ही चला जाता या किसी बहाने से बाहर कर दिया जाता। विजय को फर्क नहीं पड़ता था, उसे बस अपने ग्रोथ चार्ट से मतलब था। उसकी टीम में स्नेहा नाम की एक लड़की थी जिसने एक बार कहा था, सर, हम क्लाइंट से जो वादा करते हैं वो असल में पूरा नहीं हो रहा। विजय ने ठहाका लगाया था, स्नेहा, वादे और डिलीवरी में फर्क ही तो गेम है। सब देते हैं जो वो कर सकते हैं, मैं वो देता हूं जो लोग सुनना चाहते हैं। स्नेहा ने अगले हफ्ते इस्तीफा दे दिया। धीरे धीरे विजय को लगने लगा कि वह खुद से ऊपर हो गया है। हर फंडिंग राउंड में उसे ओवर वैल्यूएशन मिलती, हर कॉन्फ्रेंस में वह मुख्य वक्ता बनता। लेकिन भीतर कुछ अजीब शुरू हो गया था। वह सो नहीं पाता। नींद आती तो अचानक किसी पुराने क्लाइंट का गुस्से भरा चेहरा सपना बनकर उभरता। कभी कोई एक्स स्टाफ उसकी आंखों में आंसू ली दिखता, कभी खुद की शक्ल एक अजनबी की तरह लगती। उसे लगा ये थकान है। उसने डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने कहा, एंग्जाइटी और स्ट्रेस है, मेडिटेशन करो। लेकिन विजय को इन बातों से चिढ़ थी। उसे लगता था कि डॉक्टर ने भी उसे ठीक से पहचाना नहीं। फिर छोटे संकेत मिलने लगे। एक क्लाइंट जो पहले बड़ा प्रोजेक्ट देने वाला था अचानक गायब हो गया। एक फंडिंग राउंड जो तय था आखिरी वक्त में कैंसिल हो गया। एक पुराना वेंडर उसके खिलाफ केस कर बैठा, पेमेंट फ्रॉड का। विजय ने सोचा ये सब टाइमिंग की बात है, पर जो टाइमिंग पहले उसकी ताकत थी अब कमजोर खड़ी बनने लगी थी। घर में भी खिंचाव था। पत्नी आस्था ने एक दिन कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ बदला है, वो चमक नहीं रही। विजय चुप रहा। उसे मालूम था चमक कहीं और जा चुकी है, उस अजीब बेचैनी में जो हर दिन उसे कुतर रही थी। वो दिन भी आया जब उसने खुद को शीशे में देखा और एक अजनबी को देखा। आंखों के नीचे गड्ढे, चेहरे पर तनाव की रेखाएं और होंठ जो मुस्कुराते तो थे पर अब झूठा लगता था। उस रात उसने पहली बार शराब को दवा की तरह पिया और फिर ये आदत बन गई। पर इससे कोई समाधान नहीं निकला, उल्टा डर और गहरा होता गया। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगता मानो कोई पुरानी आवाज कान में फुसफुसा रही हो। विजय, तेरा हिसाब बाकी है। उसने साइकेट्रिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा, विजुअल हेलुसिनेशन है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। पर विजय को अब लगने लगा था कि यह हेलुसिनेशन नहीं, किसी किस्म की चेतावनी है।
जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे उसकी परतें खोल रही हो। एक दिन उसने गाड़ी चलाते वक्त एक भिखारी को टक्कर मार दी। गाड़ी रोकी नहीं, भाग गया। पर उस भिखारी की झलक सपने में बार बार आने लगी। अगले दिन ऑफिस में एक मीटिंग थी, पर उसका मन वहीं अटका था। उसने अपने ड्राइवर से उस जगह जाकर पूछने को कहा। ड्राइवर लौटा और बोला, वह भिखारी मर गया साहब। विजय कुछ नहीं बोला, पर वह रात उसने नींद की गोली खाकर भी जागते हुए बिताई। अब उसके हर काम में कुछ न कुछ अड़चन आने लगी। कभी बैंक अकाउंट फ्रीज, कभी सीबीआई का नोटिस, कभी आईटी रेड की अफवाहें। जिन लोगों ने उसे ऊपर चढ़ाया था वो अब कन्नी काटने लगे। पुराने क्लाइंट्स पेमेंट डिले करने लगे, कुछ ने सरेआम बदनामी फैलाई। विजय के लिए सबसे बड़ा झटका तब आया जब एक न्यूज़ पोर्टल ने उसके काले कारोबार की पूरी पोल खोल दी। दस्तावेज, इंटरव्यू, व्हिसल ब्लोअर की गवाही। वह पहली बार कैमरे से बचने की कोशिश करता दिखा। जिसने कभी हर मीडिया मंच पर खुद को चमकाया था, अब चेहरा छुपाता फिर रहा था। शाम को जब वह अपने बंगले के ड्राइंग रूम में बैठा था तो वह अकेला था। कोई कॉल नहीं, कोई दोस्त नहीं, और ना ही कोई बचाव की योजना। वह जानता था अब सच्चाई उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है, पर उसने अब भी खुद से ये नहीं कहा था कि मैंने गलत किया। अब भी उसके भीतर वो कंट्रोल इल्यूजन था कि मैं सब संभाल लूंगा, ये फेज है, मैं वापसी करूंगा, मुझे कोई नहीं गिरा सकता। लेकिन नियति जानती थी अब वक्त है उसे खुद से मिलवाने का। दफ्तर की दीवारों पर लगी मोटी शीशे की खिड़कियां अब धुंधली लगने लगी थीं। कभी यहां से शहर का पूरा नजारा दिखता था, बिजनेस टावरों की ऊंचाई, गाड़ियों की रफ्तार और नीचे चलते लोगों की बेचैनी। पर आज विजय को सब कुछ धुंधला लग रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा उतर चुका था जो महंगे चश्मे से भी साफ नहीं हो पा रहा था। डर। 4 महीने पहले तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। रोजाना मीडिया में उसका नाम होता था। एक इंटरव्यू में उसने बड़े गर्व से कहा था, मैं नियम नहीं मानता, मैं नियम बनाता हूं। और सच कहें तो वह उस वक्त ऐसा कर भी रहा था। फाइनेंशियल वर्ल्ड में उसे रिस्क किंग कहा जाने लगा था। उसने जिन कंपनियों को छुआ उन्होंने रातों रात मुनाफा दिखाना शुरू कर दिया। पर अब जब उसकी सबसे बड़ी डील सिंगापुर बेस्ड फंड एजुराइन कैपिटल के साथ होने जा रही थी, तभी एक ईमेल ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। एजुराइन कैपिटल ने डील कैंसिल कर दी थी। वजह, इनकंसिस्टेंसीज इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। शब्द बहुत सीधे थे, लेकिन अर्थ में तूफान था। विजय की कंपनी के नंबरों में गड़बड़ पकड़ी गई थी। जो प्रॉफिट उन्होंने दिखाए थे वे दरअसल एडवांस पेमेंट्स का हेर फेरी था। शुरुआत में विजय को यकीन नहीं हुआ। ये कोई अंदरूनी लीक है, उसने अपने सीएफओ से कहा। लेकिन सीएफओ ने आंखें झुका लीं। सर, हमने जो किया था उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। फिर जैसे बांध टूट गया। 1 हफ्ते के अंदर 2 और निवेशकों ने अपने हाथ खींच लिए। बैंक ने उनके 280 करोड़ रुपए के लोन को हाई रिस्क एक्सपोजर में डाल दिया और ईएमआई रोक दी। अगले दिन अकाउंट फ्रीज। कभी जो कंपनी सैकड़ों कर्मचारियों को मोटी तनख्वाहें देती थी, अब उनमें से आधे को अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेज दिया गया। उनके चेहरों की निराशा आज भी विजय को याद है, खासकर एक बुजुर्ग अकाउंटेंट जिसने कहा था, बेटा समझ के साथ पैसा आए तो दौलत बनती है, वरना सजा। विजय अब भी खुद को संभाले हुए था। उसने सोचा, ये तो बिजनेस का हिस्सा है, कल फिर सब सही हो जाएगा। लेकिन कल आया ही नहीं। मीडिया में उसकी छवि रातों रात बदल गई। जहां कल तक उसे यंग इंडियाज फेस ऑफ रिस्क टेकिंग कहा जाता था, अब वही चैनल्स उसे इंडियाज एनरॉन स्टोरी कहने लगे। वह खबरें पढ़कर गुस्से से कांप जाता था। मैंने किसी का पैसा नहीं मारा, सब इन्वेस्टमेंट था, रिस्क था। हाँ, थोड़ा नंबर एडजस्ट किया, लेकिन सब करते हैं। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इनकम टैक्स विभाग ने भी एक पुराना केस फिर से खोल दिया। 2019 में हुए 3 विदेशी ट्रांजैक्शंस का मामला। विजय की पत्नी आस्था, जो कभी उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर थी, अब बात भी कम करने लगी थी। एक रात जब वह घर लौटा तो आस्था बालकनी में खड़ी थी, अकेली, और उसकी आंखों में एक अलग ही ठंडापन था। तुमने हमें भी इस्तेमाल किया विजय, उसने धीरे से कहा। आस्था, अब तुम भी? क्या? वो मुड़ी। तुमने कभी पूछा कि मैं क्या महसूस करती हूं? तुम बच्चों से कितनी बार मिले इस साल? विजय के पास कोई जवाब नहीं था। बेटा आरव अब 16 का हो चुका था और बेटी ईशा 14 की। कभी विजय के कमरे में आने वाले ये दोनों बच्चे अब दूर दूर रहते थे। आरव ने इंस्टाग्राम से विजय की तस्वीरें हटा दी थीं, और ईशा, उसने तो विजय का नाम तक लेना छोड़ दिया था। एक दिन पुराने कर्मचारी नीरज ने कोर्ट में केस डाल दिया। आरोप था जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाना
और बकाया भुगतान न करना। अगले ही दिन एचआर की टीम से 2 और केस जुड़ गए। कोर्ट ने नोटिस भेजा और मीडिया ने तो आग में घी डालने का काम किया। अब घर से बाहर निकलना भी विजय के लिए जंग जीतने जैसा हो गया था। हर नुक्कड़ पर किसी चैनल का रिपोर्टर दिखता। सर, जवाब दीजिए, क्या आपने टैक्स चोरी की है? एक दिन तो विजय को कार से निकलते वक्त किसी ने पीछे से कूड़ा फेंका और चिल्लाया, देशद्रोही। उस रात विजय ने पहली बार खुद को आईने में देखा और बोला, शायद मैंने कुछ गलत किया, लेकिन उसमें सिर्फ पछतावा था, दर्द नहीं। उसे अभी भी लगता था कि मैं तो बस चालाक था, सिस्टम को समझा, लेकिन सिस्टम अब उसे समझा रहा था। दफ्तर अब पहले जैसा नहीं था। वहां की दीवारें भी जैसे फुसफुसा रही थीं। डेस्क खाली थी। कॉन्फ्रेंस रूम में अब कोई मीटिंग नहीं होती थी। विजय वहां अकेला बैठा रहता था और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि शांति और सन्नाटा 2 अलग चीजें हैं और सन्नाटा डरावना होता है। एक दिन पुराने ऑफिस बॉय समीर आया। विजय ने पूछा, क्या काम है? समीर ने आंखें झुकाई और कहा, सर, मेरी बहन की शादी है, आपकी तनख्वाह अब भी बाकी है। विजय ने वॉलेट निकाला, लेकिन उसमें सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स थे और वे भी ब्लॉक हो चुके थे। उस पल में विजय ने अपने हाथ की घड़ी देखी। वो वही रोलेक्स थी जो उसने पहले बोनस में खरीदी थी, जब पहली बार कंपनी ने 100 करोड़ का टर्नओवर पार किया था। लेकिन आज वो घड़ी भी समय नहीं दिखा रही थी, रुकी हुई थी। उस रात विजय छत पर गया और ऊपर आसमान की ओर देखा। एक सवाल उसकी आंखों में था, क्या ये सब मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। सिर्फ एक चिड़िया उड़कर ऊपर गई और फिर गायब हो गई अंधेरे में। वो दिन विजय की जिंदगी में एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ था, पर वो अभी भी उसकी बदलाव की शुरुआत नहीं थी। वो अभी सिर्फ पस्त हुआ था, परिवर्तित नहीं। उसने सोचा, मुझे किसी लॉयर से बात करनी चाहिए, पीआर संभालना चाहिए, ब्रांड को रीबिल्ड करना चाहिए। पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। सब जैसे बिखरता जा रहा था। बिजनेस रिपोर्ट्स में उसका नाम अब डूबते नामों की लिस्ट में आने लगा था। यहां तक कि जिन लोगों को उसने फायदा पहुंचाया था, वे भी अब उसे जान पहचान नहीं है कहकर किनारा कर रहे थे। और धीरे धीरे विजय का मोबाइल भी खामोश रहने लगा। न कॉल्स, न मीटिंग्स, न ईमेल्स। उस रात विजय ने अपनी स्टडी में बैठकर एक व्हिस्की खोली, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। गिलास अपने आप हिल गया। उसने देखा, खिड़की बंद थी, पंखा बंद था। हवा कहां से आई? फिर उसे दरवाजे के पीछे एक हल्की सी आहट महसूस हुई, जैसे कोई फुसफुसा कर कह रहा हो, बही खाता खुल चुका है। उसने झट से दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। वह डर के मारे बैठ गया। उसे किसी अदृश्य निगाह का एहसास हो रहा था। एक अजीब सी घुटन थी जो सांस रोकने जैसी थी। और पहली बार विजय को सच में डर लगा, लेकिन इस डर में भी अभी पश्चाताप नहीं था, सिर्फ घबराहट थी, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, तेरे कर्मों की स्याही अब दिखने लगी है और ये हिसाब अब शुरू हुआ है। रात बीतती रही और विजय का दिमाग सोचता रहा, क्या यह सब वाकई मेरे कर्मों का नतीजा है या बस वक्त की चाल? पर जवाब फिर वही था, खामोशी। और खामोशी में कहीं दूर से आती एक फुसफुसाहट, अब तू अकेला है। कमरे में चारों ओर सिर्फ दीवारें थीं, बिना किसी आवाज के, बिना किसी गूंज के। कोई दरवाजा नहीं खटखटाता था, कोई फोन नहीं बजता था, कोई मेल नहीं आता था। विजय की दुनिया जैसे ठहर गई थी। उसके आलीशान बंगले की चमक फीकी पड़ चुकी थी। शीशों के पार शहर की चमक अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। वह सब कुछ खो चुका था, उसका साम्राज्य, उसका नाम, उसके रिश्ते, यहां तक कि उसका विश्वास भी। आस्था बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। जाते समय सिर्फ एक छोटा सा नोट छोड़ा था, हमें कुछ वक्त चाहिए, खुद को देखो, शायद अब तुम समझ सकोगे। कमरे में फैले सूटकेस के निशान और बच्चों के खिलौने जिन पर अब कोई हाथ नहीं चलता था। हर चीज एक अधूरी कहानी सी लगती थी। पहले कुछ दिन विजय सिर्फ शराब के सहारे जिंदा रहा। उसे किसी से बात नहीं करनी थी, वह आईने से भी आंखें नहीं मिलाता था। एक दिन देर रात उसने स्टडी में रखी एक पुरानी अलमारी खोली। बहुत सालों से उसने उसे नहीं छुआ था। नीचे की दराज में एक धूल से भरी पुरानी डायरी मिली, कॉलेज के दिनों की। उसी डायरी में वह अपने पहले स्टार्टअप के सपने लिखा करता था। पहला पन्ना खोला, मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा बिजनेस लोगों के जीवन बेहतर बनाने के लिए होगा, सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं। ये लाइन पढ़ते ही जैसे एक थप्पड़ पड़ा हो। विजय देर तक उस पन्ने को देखता रहा, जैसे कोई पुरानी पहचान सामने आ खड़ी हो और पूछ रही हो, क्या तू वही है? उस रात विजय पहली बार किसी किताब को पढ़ने के लिए बैठा। स्वामी विवेकानंद की एक पुरानी किताब जो उसे उसके पिता ने दी थी जब वह 20 का था।
वह किताब आज भी वैसी की वैसी थी, सिर्फ उसके पन्ने मुरझाए हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें बरसों से छुआ ना हो। एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। पर लक्ष्य आत्मा का है, न कि संसार का। उसे याद आया, बचपन में वह ध्यान किया करता था। मां ने सिखाया था, आंखें बंद करके सांस पर ध्यान केंद्रित करना। विजय ने उस रात पहली बार वह अभ्यास दोहराया। उसका मन भागता रहा, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई टूटी हुई चीज धीरे धीरे जुड़ने लगी हो। अगले कुछ दिनों में उसने टीवी बंद कर दिया, मोबाइल साइलेंट पर रख दिया, सोशल मीडिया के अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए। वह अब बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया से जुड़ना चाहता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आती और विजय उसे चुपचाप देखा करता, बिना कैमरे, बिना पोस्ट, बिना कैप्शन। वह अब देख रहा था, महसूस कर रहा था। एक दिन दरवाजे पर घंटी बजी। काफी समय बाद कोई आया था। विजय ने दरवाजा खोला तो सामने एक चेहरा था जो उसने 15 साल पहले देखा था। आरिफ, उसका पहला बिजनेस पार्टनर। कॉलेज के दिनों में दोनों ने मिलकर एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म शुरू किया था, लेकिन विजय ने बाद में उसे धोखा दिया था। कंपनी के आईपी और शेयर खुद के नाम कर लिए थे। आरिफ चुपचाप चला गया था, कोई केस नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, बस गायब हो गया। विजय की आंखों में हैरानी थी, ग्लानि थी और हल्का सा डर भी। तुम यहां? विजय ने पूछा। आरिफ मुस्कुराया, एक बहुत सधी हुई मुस्कान जिसमें कोई द्वेष नहीं था, सिर्फ समय की समझ थी। पता चला तू गिर पड़ा है, सोचा देख लूं जिंदा है या नहीं। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे। विजय ने पूछा, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? आरिफ ने लंबी सांस ली। बहुत साल लगा मुझे माफ करने में, फिर समझ में आया तू खुद को भी माफ नहीं कर पाया होगा। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को माफ करना। विजय की आंखों में आंसू आ गए। बहुत समय से उसने रोया नहीं था। शायद अब तक उसका मैं इतना बड़ा था कि आंसू उसके बाहर नहीं आ सकते थे, पर आज वह पहली बार टूटा। मैं बहुत घटिया इंसान बन गया था, मुझे लगता था मैं भगवान हूं। आरिफ ने कहा, तू भगवान नहीं था, बस एक बच्चा था जिसे खिलौने चाहिए थे, पैसा, ताकत, नाम। लेकिन अब जब सब टूट गया है तो शायद अब तू इंसान बन सकता है। विजय की आंखें गीली थीं, लेकिन उसमें एक नमी थी, वो नमी जो जमीन को उपजाऊ बनाती है। आरिफ चला गया, लेकिन विजय के भीतर कुछ रह गया। एक सवाल, क्या मैं खुद को माफ कर सकता हूं? उस रात विजय ने अपनी पुरानी डायरी फिर से खोली और एक नया पन्ना जोड़ा। मैं अपने भीतर की अदालत में पेश हूं। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मैं अब भागूंगा नहीं। मैं इन गलतियों को देखूंगा, स्वीकार करूंगा और बदलूंगा। हर सुबह विजय अब प्राणायाम करता, ध्यान करता और एकांत में कुछ देर सोचता नहीं, महसूस करता। उसके भीतर एक आवाज आने लगी थी, धीमी लेकिन सच्ची। वह कहती थी, तू दौड़ता रहा, अब रुक और देख क्या खोया, क्या पाया। एक दिन ध्यान के बीच उसे अपने पिताजी की याद आई। वे बहुत ही ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे, कम वेतन में भी संतुष्ट रहते थे। विजय हमेशा उन्हें कंजूस कहता था, पर अब उसे समझ में आया वे धनवान थे, बस पैसों से नहीं, आत्मा से। उसने अपने पिताजी की तस्वीर निकाली जो अब तक दराज में पड़ी धूल खा रही थी। विजय ने पहली बार उनके सामने झुककर माफी मांगी, बिना शब्दों के, बस आंखों से। फिर उसने एक छोटी सी नोटबुक बनाई, कर्मों की सूची। उसमें उसने अपने हर गलत काम को लिखा, एक एक करके, बिना बचाव, बिना तर्क। आरिफ को धोखा दिया 2009, नीरज को बिना सैलरी निकाला 2023, बेटे के साथ वादा करके भी फुटबॉल मैच में नहीं गया 2022। हर लाइन लिखते वक्त उसके हाथ कांपते थे, लेकिन यह कांपना उसके भीतर के पत्थर को पिघला रहा था। उसने मन ही मन एक व्रत लिया, मैं इस लिस्ट को खत्म करूंगा, एक एक करके सब ठीक करूंगा। अब वह आत्मा के स्तर पर बदलाव महसूस कर रहा था, कोई बाहरी सफलता नहीं, बस एक आंतरिक संतुलन। विजय अब भी अकेला था, लेकिन अब वह उस अकेलेपन से डरता नहीं था। उसने जाना कि यह अकेलापन नहीं, संगति थी, आत्मा की संगति। एक शाम सूरज ढल रहा था, आकाश में हल्का नारंगी रंग था। विजय छत पर बैठा था, ध्यान की मुद्रा में नहीं, बस खुद में डूबा हुआ। अचानक उसके मन में एक सवाल आया, अगर सब कुछ माफ हो सकता है तो क्या मैं भी फिर से जी सकता हूं? उसने खुद को जवाब दिया, हाँ, पर पहले वो सब वापस देना होगा जो तूने लिया है, विश्वास, सम्मान और सच्चाई। वह अब पहला कदम लेने को तैयार था, पर इस बार दुनिया जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद को खोजने के लिए। एक नई शुरुआत होने वाली थी, बिना दिखावे की,
बिना शोर की, सिर्फ आत्मा की आवाज के साथ। और उस रात बहुत दिनों बाद विजय को गहरी नींद आई। हवा अब उसके चेहरे से टकराकर कुछ कहती थी, कुछ ऐसा जो पहले वह सुन नहीं पाता था। सूरज जब उगता तो उसके रंगों में सिर्फ रोशनी नहीं होती थी, बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद भी होती थी। विजय अब सुबह 5 बजे उठता था, बिस्तर छोड़कर सीधा आंगन में आ जाता, जहां उसकी मिट्टी की वह छोटी सी जमीन थी जिसमें अब जीवन पल रहा था। यह वही इंसान था जिसने एक समय शून्य से अरबों कमाए थे और फिर सब कुछ गंवा दिया था। पर अब उसके पास जो था वह ज्यादा असली था। हाथों में मिट्टी, पैरों में जमीन और दिल में शांति। उसने शहर छोड़ दिया था। वह अब एक छोटे से गांव में रहता था। किसी को पता नहीं था कि वह कभी एक नामी बिजनेस टाइकून था। वह चाहता भी नहीं था कि कोई जाने। अब वह सिर्फ विजय था, बिना किसी उपनाम, बिना किसी बायो या ब्रोशर के। उसने जैविक खेती शुरू की, जमीन किराए पर ली, कुछ पुरानी गायें खरीदी, एक बुजुर्ग किसान को साथ लिया जो 80 साल का था लेकिन मिट्टी की भाषा जानता था। उसकी सीख से विजय ने सीखा कि बीज बोने से पहले जमीन से माफी मांगनी पड़ती है, कि हमने उसे रसायनों से जहर दिया, लालच से लहूलुहान किया। अब वह हर पौधे से बात करता था जैसे वह जीवित हो। वह खुद खाद बनाता, गोबर और छाछ से कीट नियंत्रण करता और हर फसल को ऐसे संभालता जैसे एक बच्चा हो। दिन में वह खेतों में काम करता, शाम को गांव के स्कूल जाता जहां वह बच्चों को पढ़ाता और रात को ध्यान करता। कुछ वक्त निकालकर वह उन लोगों से भी मिलने जाता जिन्हें वह पहले कभी नुकसान पहुंचा चुका था। पुरानी गलतियों की माफी मांगता, झुककर, बिना सफाई दिए। नीरज, उसका पुराना कर्मचारी जो उस पर केस करने ही वाला था जब विजय ने उसे कंपनी से निकाल दिया था, अब एक एनजीओ चलाता था। विजय उससे मिलने गया और बिना कुछ कहे उसके एनजीओ के बच्चों के लिए 3 महीने का राशन दे आया। बस एक चिट्ठी छोड़ी, उस वक्त मेरा हृदय नहीं था, अब थोड़ा हृदय लेकर लौटा हूं। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि वह बदला है, सच में बदला है। और इस बार उसका बदला जाना किसी फेसबुक पोस्ट या वायरल वीडियो से साबित नहीं हुआ था, बल्कि एक शांत बदलाव था जो दिल तक पहुंचा। एक शाम जब वह खेत में सिंचाई कर रहा था, एक युवक आया। राजीव नाम था। वह गांव का ही था लेकिन बाहर की दुनिया से लौटा था। उसने कहा, आपका गोबर खाद वाला मॉडल बहुत असरदार है, क्या हम मिलकर इससे कुछ बड़ा कर सकते हैं? विजय ने उसकी आंखों में भरोसा देखा और पहली बार बिजनेस शब्द फिर से सुना। लेकिन इस बार कोई लालच नहीं था, कोई आकांक्षा नहीं, सिर्फ सेवा की भावना थी। उन्होंने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, पृथ्वी मित्र। इसका मकसद था गांवों के पुराने जैविक तरीकों को इकट्ठा करना, डॉक्यूमेंट करना और दूसरों को सिखाना। शुरू में सिर्फ 2 ग्राहक थे, लेकिन दोनों ने अगली बार 10 ग्राहक लाए। ये कोई गूगल एड्स से नहीं, भरोसे से हुआ था। विजय ने स्टार्टअप को इस बार पूरी पारदर्शिता से चलाया। हर खर्च, हर आमदनी, कर्मचारियों की सैलरी, मुनाफा बंटवारा, सब खुले में। हर कर्मचारी को बराबरी का सम्मान मिला और जब किसी को छुट्टी चाहिए होती तो विजय खुद उसकी जगह खेतों में काम करता। धीरे धीरे यूनिवर्स उसे संकेत देने लगा। जिन दरवाजों ने पहले धक्का दिया था अब खटखटाने लगे। एक दिन एक अमेरिकी प्रोफेसर ने उनका मॉडल देखा और कहा, इससे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को समझ सकते हैं, क्या हम आपके साथ एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं? विजय ने हाँ कहा, लेकिन बिना किसी चमक दमक, बस एक शर्त पर, हमारे किसानों का नाम पहले होगा, मेरी तस्वीर आखिरी में। उसकी यह बात लोगों को छू गई। वे कहते, आजकल कौन ऐसा सोचता है? लेकिन विजय जानता था यही तो सोचना था, लेकिन वह भूल गया था। अब उसके पास करोड़ों नहीं थे, लेकिन एक ऐसी टीम थी जो उसके लिए दिल से काम करती थी। जिन बच्चों को पढ़ाता था वे अब उसके फार्म में आते थे, विज्ञान को मिट्टी में देखते थे, गणित को खाद के अनुपात में सीखते थे। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, विजय अंकल, आप पहले क्या करते थे? विजय मुस्कुराया, मैं गलतियां करता था, अब मैं मिट्टी से माफी मांगता हूं। उस बच्ची ने जवाब दिया, तो क्या गलतियां भी ठीक हो सकती हैं? विजय ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर नियत बदल जाए तो हाँ, नियति भी बदल जाती है। धीरे धीरे पृथ्वी मित्र अब एक मॉडल बन गया था। कई गांवों में उसकी शाखाएं खुली और विजय ने हर बार जमीन के सबसे गरीब किसानों को साथ लिया। मुनाफा बंटवारा उनके नाम से होता और हर साल एक हिस्सा धरती के नाम से जंगल बचाने में जाता। इस बार विजय दे रहा था, लेकिन किसी सज्जा के भाव से नहीं। अब देना उसे खुशी देता था, शक्ति नहीं। अब वह मालिक नहीं, सेवक था। एक दिन आस्था अपने दोनों बच्चों के साथ उसके गांव आई।
बिना किसी पूर्व सूचना के खेत में विजय मिट्टी छान रहा था। हाथ गंदे थे, कपड़े पुराने थे, लेकिन आस्था की आंखों में इस बार डर नहीं था, बल्कि एक मौन श्रद्धा थी। बच्चों ने दौड़कर उसे गले लगाया। पापा, क्या आप अब यहीं रहते हो? विजय ने मुस्कुराकर कहा। हाँ बेटा, अब जहां मिट्टी है वहीं मेरा घर है। आस्था कुछ नहीं बोली, बस खेत के किनारे बैठ गई और धीरे धीरे जमीन को छूकर बोली, अब समझ आया, तुम सच में बदल गए हो। विजय ने नीचे देखा और मन ही मन सोचा, शायद नियति अब मुस्कुरा रही है। उस शाम बच्चों के साथ वह मिट्टी में खेला और रात को उनके साथ वही पुराने लोरी गाई जो कभी वक्त की कमी में उसने छोड़ दी थी। उसने अब सच्चाई से एक रिश्ता बना लिया था, और यह रिश्ता बहुत गहरा था। यह ना इन्फ्लुएंसर था, ना मोटिवेशनल स्पीकर, यह तो बस एक आदमी था जिसने खुद को फिर से पाया। अब वह न किसी सफलता की दौड़ में था, न किसी तुलना की भूख में। वह बस एक बीज था जो खुद को बदलकर एक वृक्ष बन गया था। और उस रात जब वह छत पर लेटा था, आकाश की ओर देखकर उसके होठों से बस इतना निकला, धन्यवाद हे नियति कि तूने मुझे एक और मौका दिया। इस बार मैं नहीं चूकूंगा। साल बीत चुके थे। जिन खेतों में कभी विजय मिट्टी छाना करता था, आज वहीं से शुरू हुई पृथ्वी मित्र संस्था देश भर में एक आंदोलन बन चुकी थी। उसके मॉडल को कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता था और गांव के किसान अब अपने अनुभवों को स्थानीय विशेषज्ञ के रूप में साझा करते थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा बदला था वह था विजय का चेहरा। उस चेहरे पर अब कोई चिंता नहीं थी, न कोई थकान, बस एक स्थायी शांति थी, जैसी शांति उन लोगों के चेहरे पर होती है जिन्होंने जीवन को समझा और आत्मा से जिया हो। विजय अब अपने पुराने घर नहीं लौटा था, लेकिन पुराना जीवन अब खुद उसकी तरफ लौट आया था, एक नई शक्ल में। लोग अब उसे पहचानते थे, लेकिन इस बार उसकी कमाई या कारों से नहीं, बल्कि उसके बदलाव से। जब टेडेक्स ने उसे बुलाया तो वह पहली बार मंच पर गया, बिना कोट पैंट के, खादी के कुर्ते में। वह खड़ा हुआ, पूरे सभागार में सन्नाटा था, और उसने एक ही वाक्य से शुरुआत की, मैं तब गिरा जब मेरी नीयत गिरी, और मैं तब उठा जब मेरी नीयत सुधरी। ताली नहीं बजी। पहले एक चुप्पी थी, एक ऐसी चुप्पी जो दिल के अंदर उतर गई। और फिर धीरे धीरे तालियों का शोर उठने लगा, लेकिन इस बार यह शोर दिखावे का नहीं, सम्मान का था। उसने कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं सुनाई, उसने बस बताया कि कैसे उसने अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदला, बिना शॉर्टकट, बिना स्ट्रैटेजी, सिर्फ एक सरल नियम से। सच बोलो, सेवा करो, और जो भी मिला है उसे लौट आओ। उसके भाषण के बाद बहुत से युवाओं ने उसे घेरा। कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, कोई एनजीओ, कोई किसान बनना चाहता था, और हर किसी को विजय ने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारा इरादा क्या है? जवाब जिस भी स्वर में आता, विजय पहले सिर्फ आंखें पड़ता था, क्योंकि उसे अब शब्दों पर नहीं, दृष्टि पर भरोसा था। अब वह फिर से सफल हो चुका था, पर इस बार उसके पास सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि लोगों का सच्चा आदर था। वह जहां जाता, लोग खड़े होकर झुकते नहीं थे, बल्कि उसके साथ चलने की कोशिश करते थे। एक दिन एक न्यूज चैनल वाले ने पूछा, सर, आप इतने बड़े व्यापारी थे, सब कुछ खोकर फिर से सब कुछ कैसे पाया? विजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने कभी सब कुछ नहीं खोया था, मैं बस खुद को भूल गया था। जब खुद को पाया तो सब कुछ वापस आ गया, अपने बदले रूप में। अब वह कोई सीईओ नहीं कहलाता था, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन आइकॉन कहलाता था। सरकार ने उसे ग्रामीण विकास सलाहकार नियुक्त किया, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था ने उसे आमंत्रित किया, और कई बड़े उद्योगपतियों ने उसके मॉडल को सीएसआर का मूल बना दिया। लेकिन विजय ने कभी मंच को मंजिल नहीं बनाया। वह अब भी सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, बच्चों को पढ़ाता और किसानों से सीधा संवाद करता। उसकी कंपनी में अब एक नियम था, साल की कमाई का 60% जनसेवा में जाएगा। और वह सिर्फ दिखावे की जनसेवा नहीं थी। अस्पतालों में बेड, स्कूलों में शिक्षक, गरीब लड़कियों की शिक्षा, जेल में सुधार कार्यक्रम, सब कुछ विजय के निजी योगदान से होता था। एक बार एक रिपोर्टर ने चुटकी लेते हुए पूछा, आप इतना दान क्यों करते हैं? आपको नहीं लगता इससे आपकी संपत्ति कम हो जाएगी? विजय ने हंसकर जवाब दिया, मेरी संपत्ति तो हर बार बढ़ती है जब मैं कुछ देता हूं। असली दौलत वो है जो बांटने से बढ़े, बाकी सब बोझ है। अब उसकी बेटी ईशा बड़ी हो चुकी थी। वह अपने स्कूल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भाषण देती थी। एक बार मंच से उसने कहा, मेरे पापा एक समय में खो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद को फिर से पैदा किया। मैं उनसे डरती थी, अब उन पर गर्व करती हूं। विजय की आंखों से उस दिन मंच के पीछे खड़े खड़े आंसू निकल आए थे, पर यह कमजोरी नहीं थी, यह पवित्रता थी।
उसने अपने पैसों से एक कर्म शुद्धि निधि बनाई, जहां लोग आकर अपने पुराने कर्म सुधारने का अवसर पा सकते थे। वहां किसी को दंड नहीं मिलता था, सिर्फ आत्मचिंतन और समाज सेवा का अवसर मिलता था। हर रविवार को वह स्वयं सेवियों के साथ किसी नई जगह जाता, किसी सूख चुके तालाब को गहरा करता, किसी अकेली मां को सहायता देता, किसी अनाथ बच्चे को गोद लेता या किसी दोषी को दिशा दिखाता। उसकी आत्मा अब एक आईना बन चुकी थी, जो दूसरों को उनका सच्चा रूप दिखा देती थी। और धीरे धीरे लोग कहने लगे, वह सिर्फ सफल नहीं हुआ, वह मुक्त हो गया। एक बार जब वह खेत के किनारे बैठा था, एक छोटा बच्चा उसके पास आया और पूछा, दादाजी, आप पहले अमीर थे, अब आप संत हैं? विजय ने उसकी आंखों में देखा। बेटा, मैं अब दोनों हूं, क्योंकि अब मेरी आत्मा भी संतुष्ट है और मेरी सफलता भी सेवा में है। उसने अब दुनिया को एक नया मंत्र दिया। सच्ची ऊंचाई वो नहीं जो दूसरों को नीचे करे। सच्ची ऊंचाई वो है जहां आत्मा और सफलता साथ चलें। उसका अंत नहीं हुआ, क्योंकि वह अब किसी एक जीवन की कहानी नहीं था। वह अब एक विचार बन चुका था, एक विरासत, जो उन लोगों को रास्ता दिखाती थी जो कभी खुद से भटक गए थे। और कहानी वहीं आकर नहीं रुकती, बल्कि वहीं से हर किसी की नीयत बदलनी शुरू होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने भी कभी जिंदगी में ऐसा कुछ महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है, इसलिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर बांटिए। ऐसी ही रियल दिल से जुड़ी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं।